नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है रवि बसोर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे यंग इंडिया एकेडमी, सफलता का भरोसा। ये एक हमारा न्यू वेंचर है क्लैट इंडिया की ओर से, जो हमने अभी नया स्टार्ट किया है। इस चैनल पर हम आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एचएसएससी, सीईटी के लिए वीडियोस डालेंगे। और जो हमारा जो दूसरा वेंचर है, यानी कि जो हमारा ओल्ड वेंचर है क्लैट इंडिया, उस पर हम सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए वीडियो डालेंगे। दैट इज़ फॉर क्लैट, सी कैट, CUET एंड IP मेट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो देर ना करते हुए। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा और सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में ट्रिक्स आती हैं तो इजीली आप इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, हिंदी में हम इसको बोल देते हैं आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना। एक सवाल जनरली इस चैप्टर से आ जाते हैं। ठीक है, तो आकृतियों की गणना जो चैप्टर है, इसमें हमें किस किस चीज़ की गणना हमें करनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है आपके पास क्वेश्चन स्क्वायर की काउंटिंग का, जिसको हम हिंदी में वर्ग बोल देते हैं। इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है आपके पास रेक्टेंगल का, जिसको हम हिंदी में आयत बोलते हैं। तीसरा जो टाइप आपके पास आ सकता है वो आ सकता है आपके पास ट्राइंगल। ट्राइंगल, ठीक है, जिसको हम हिंदी में त्रिभुज बोल देते हैं। कुछ लोग त्रिकोण में कंफ्यूज आते हैं, त्रिकोण अलग चीज़ होती है, त्रिभुज अलग चीज़ है। फोर्थ जो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास कोई सर्कल बोल सकते हैं, सर्कल पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सर्कल को हिंदी में वृत्त बोलते हैं। इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है वो आपके पास कोई 3D शेप आ सकती है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बोर्ड पे 3D शेप बनाने की, अदरवाइज फिर प्रियंका हेल्प कर देंगे हमारी PPT बनाने में। ठीक है, और जो सिक्स्थ है कोई आपके पास मिसलेनियस क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आप कह सकते हैं पैरेललोग्राम का क्वेश्चन भी आ जाता है। 1% चांस है कि पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आपके पास आएगा पेपर में। ठीक है, तो ये 5-6 तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, 3D शेप या फिर कोई पैरेललोग्राम। ठीक है, वन बाय वन हम सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो स्क्वायर है ना, ये सबसे सबसे ईजिएस्ट भी मैं क्या कहूँगा कि सारे वैसे तो ईजिएस्ट हैं, पर अगर फिर भी सब मेरे को इन सब में चुनना हो कि सबसे ईजिएस्ट कौन है, वो होता है सबसे ईजिएस्ट सर्कल। अभी बताऊंगा मैं कि सर्कल सबसे ईजिएस्ट क्यों होता है। मान लो आपके पास एक छोटा सा फिगर गिवन है, स्क्वायर से स्टार्ट करें, आप हेडिंग लगा लेना अपनी मेन हेडिंग स्क्वायर के नाम से। ठीक है, मान लो आपके पास एक छोटा सा स्क्वायर गिवन है। आप लोग समझते हैं कि स्क्वायर होता क्या है? जिस लोगों को नहीं पता, तो स्क्वायर क्या होता है? हाँ जी, स्क्वायर क्या होता है जी? जिसकी चारों साइड इक्वल होती है ना, उसको हम एक स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक सामने एक फिगर बनाया मैंने छोटा सा, और मैंने आपसे पूछा कि इस फिगर में टोटल कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं। तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि इसमें चार चार छोटे बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। तो टोटल स्क्वायर कितने हो गए इसमें? 5। इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मेरी जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये वाली आकृति बड़ी होगी ना पेपर में, जैसे ही ये आकृति थोड़ी सी बड़ी होगी, तो आपके यहाँ से डाउट आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब हो सकता है आपका आंसर करेक्ट ना आए एक बारी में, और हो सकता है आपका आंसर तो करेक्ट आ जाए, पर आपको टाइम बहुत लग जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप इसमें बता सकते हैं कि कितने स्क्वायर होंगे? पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे डील किया जाता है। तो आप देखो जरा इन क्वेश्चंस पे टाइम स्पेंड करिए कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्या। इसका करेक्ट आंसर अभी आपने 5 बताया, बट मैं बताऊंगा इसको 5 कैलकुलेट करने का तरीका क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 14 होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका आंसर 14 होना चाहिए। लेकिन जैसे हम बड़े क्वेश्चंस पे जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि इसको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो आपके पास एक चेस बोर्ड है। ठीक है, मैं थोड़ा बड़े क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। जैसे एक हमारे पास चेस बोर्ड है, तो चेस बोर्ड में कितने डब्बे होते हैं भाई? 8x8 का बोर्ड होता है चेस बोर्ड। कितने होता है? 8x8 का। तो 8x8 के चेस बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट कर सकते हैं क्या आप? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। जब तक आपके पास 2x2 का बॉक्स था या 3x3 का बॉक्स था, तब तक तो आपके लिए प्रॉब्लम आसान थी। लेकिन जैसे ही मैंने पूछा चेस बोर्ड 8x8 का जो होता है, उसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होते हैं, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे टेकअप करना है। ठीक है, चलो अगर मैं डायरेक्शंस में बात करूँ ना, तो जो ये वाला कोना होता है ना, इसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है आपको टेक्निकल टर्म्स पे जाने की, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं। बस आपको सिंपली यहाँ से ना जो डब्बा आपको खाली दिखाई दे रहा है लेफ्ट टॉप पे, यहाँ पे एक नंबर लिख लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो राइट साइड पे जा रहे हैं, 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2, तो यहाँ पे आप हम 2 प्लेस कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 के बाद नीचे हम कॉलम वाइज बढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी क्या लिखते हैं? 2। कुछ लोग गलती करते हैं, इसको 1 लिखते हैं, इसको 2 और इसको 3 कर देते हैं। इसको 3 नहीं करना भाई, हमने एक बार तो नंबरिंग ऐसे करनी है, लेफ्ट टू राइट, रो वाइज, और एक बार कॉलम वाइज। ठीक है, टॉप टू बॉटम।
तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन के लिए आप नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप 1, यहाँ लिखेंगे आप 2 और यहाँ लिखेंगे 3। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 3। इतनी बात क्लियर है? बहुत आसान बात है, 1 2 3 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें 5 कैसे कैलकुलेट करना है भाई, हमें क्या करना है, यहाँ से दोनों जगह से बड़े बड़े नंबर पिक करने हैं, मतलब रो वाइज सबसे बड़ा नंबर और कॉलम वाइज सबसे बड़ा नंबर। तो कौन कौन से बड़े नंबर है, 2 एंड 2, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, 2 इंटू 2। सबसे पहले नंबर क्या लिखना है आपने, 2 इंटू 2 और बीच में डालना है प्लस का निशान। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 और बीच में डालना है प्लस का निशान। इसके बाद हमने क्या करना है, जो ये नंबर आपको गिवन है ना बेटा, ये वाला, इसमें से आपको 1 माइनस करना है, बस एक कम करके घटा के यहाँ लिख देंगे। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या लिख पाएंगे आप, 1। अगेन फिर क्रॉस का निशान, फिर इस 2 में से भी एक 1 कम कर देंगे, तो 2 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो इसके बाद क्या करेंगे, अगर मैं अगला स्टेप लिखने जाऊँगा तो इस 1 में से भी एक और कम कर दूंगा तो क्या आएगा, 0। और इसमें से भी एक और कम कर दूंगा तो क्या आएगा, 0। और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 ओनली। तो जहाँ भी आप पे किसी भी एक पोजीशन में 1 आ जाएगा ना, उसके बाद आगे आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि सबसे पहले आपने लिखा 2 इंटू 2, फिर आपने लिखा इंटू प्लस 1 इंटू 1, और उसके बाद जहाँ भी एक जगह पे 1 आ जाएगा तो नेक्स्ट पोजीशन पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। जैसे अगर मैं दिव्या को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ क्या आंसर आएगा, 0। दिव्या 0 नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 0। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूं यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है ना, इस स्टेप की जरूरत है नहीं बेसिकली। तो मैं इसको अगर हटा दूं यहाँ से तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, देखो 2 2 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1, तो 4 प्लस 1 क्या आंसर आएगा, 5। सिमिलरली अगर इसका आंसर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इजिली आप कर सकते हैं, 3 इंटू 3 दैट इज 3 स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 2 स्क्वायर, और इसके बाद क्या कर सकते हैं, 1 इंटू 1 दैट इज कितना, 1 स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल टर्म्स में, अगर किसी को डाउट आ रहा है तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, है ना, तो आप इजिली कर पाएंगे। 3 3 ज़ा 9, 4 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 9 प्लस 4 प्लस 1, आंसर कितना रहेगा बेटा, 14। वो लोग क्लियर है बात। अब कुछ लोगों को ना डाउट रहता है यहाँ पे, चलो चेस बोर्ड वाले क्वेश्चन पे चलेंगे अभी। कुछ लोगों को क्या डाउट रहता है, उनको लगता है कि ये जो हमारा पैटर्न है ना, सिर्फ और सिर्फ इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स पे लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि जहाँ पे नंबर ऑफ रोज अलग हो, नंबर ऑफ कॉलम्स अलग हो, तो वहाँ पे क्या किया जाए, तो उस केस में आपने क्या करना है, मान लो मेरे पास एक ऐसे मैंने एक फिगर बना लिया जहाँ पे मैंने इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स नहीं रखे हैं अभी। ठीक है, मान लो मैंने ऐसे बना दिया, इसको इस तरह से बना दिया। ठीक है, तो इसमें हम नंबरिंग कैसे कर पाएंगे, सिमिलरली जैसे हमने पहले करी थी नंबरिंग। ठीक है, दिखाई दे रहा है बोर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, फिर यहाँ लिखेंगे 2 3 एंड 4, सिमिलरली 2 एंड 3। तो आप देख पा रहे हैं, अब रो वाइज जब आप नंबरिंग करने गए तो मैक्सिमम नंबरिंग कितनी मिली आपको, 4, और कॉलम वाइज नंबरिंग कितनी मिली, 3। तो हम क्या करेंगे इस केस में, सबसे पहले स्टेप क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, चेस बोर्ड वाले क्वेश्चन पे भी आएंगे हम। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई यहाँ पे, 4 इंटू 3 पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, हाँ जी बेटा क्या लिखेंगे सेकंड स्टेप में, 3 इंटू 2, बिल्कुल करेक्ट है, 3 इंटू 2, क्योंकि यहाँ से ही 1 माइनस करना है, यहाँ से भी 1 माइनस करना है, तो हम क्या लिख पाएंगे भाई, 3 इंटू 2 प्लस, इसके बाद क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1, ईजिली आप कर सकते हैं 2 इंटू 1। और जहाँ भी किसी पोजीशन पे 1 आ रहा है उससे आगे आपको ये सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास, 4 3 ज़ा कितना होता है, 12, 4 3 12 होते हैं भाई, 3 दूनी 6 होते हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मेरे को हिंदी इंग्लिश दोनों ही अब ठीक आता है। ठीक है, हिंदी में मेरे को ज़्यादा बोलने के आते हैं, बट मैं ट्राई करूँगा कि आपको बाइलिंगुअल में ही पढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 12 प्लस 6 प्लस 2 दैट इज 20, करेक्ट है। अब 8x8 का चेस बोर्ड है, आपको एक बात तो समझ में आ गई, वो उसकी काउंटिंग कहाँ स्टार्ट होगी, 8 इंटू 8 से। नेक्स्ट स्टेप क्या लगाओगे, इंटू सॉरी प्लस 7 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 5। एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आना चाहिए, 204, करेक्ट आंसर है, शाबाश। यहाँ पे 8 इंटू 8 से स्टार्ट होगा बेटा, प्लस 7 इंटू 7। यहाँ पे अगर मैथमेटिकल टर्म्स में भी जाएंगे ना, तो बेसिकली स्क्वायर की सीरीज बन रही है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और उसको जब स्क्वायर की सीरीज आती है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हो, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, वो आप लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको शॉर्टकट लगाने आते हैं या नहीं आते। ठीक है, फिर तो आप इजिली भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। किसी को अगर नहीं आता तो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा पैटर्न आ रहा है ना बेटा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है, n तक अगर ऐसी कोई गणना जा रही है एडिशन में, तो इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ बोर्ड पे, शायद विजिबल है आपको भी यहाँ तक स्क्रीन, n प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या, 6,
तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एन की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 8। एन को क्या पुट कर लेना? 8। अगर एन को आप 8 पुट कर पाए ना तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज 204। अब आपको लग रहा होगा ठीक है, हमने स्क्वायर के बारे में जान लिया कि हम स्क्वायर में चीज़ें कैसे टेकअप कर पा रहे हैं, ठीक है, कैसे हम स्क्वायर की काउंटिंग कर पा रहे हैं, पर ये अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अभी क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस इससे अच्छे लेवल के आएंगे। अब कई बार बच्चों को लगता है कि थोड़ा सा पढ़ के कि हाँ यार मेरे पास तो कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं कर लूंगा, लेकिन इसी क्वेश्चन में जब एग्जामिनर को आपको उलझाना होगा ना, तो देखो क्वेश्चन कैसे प्लेस करेगा, ठीक है, वो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन प्लेस करेगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कैसे हो सकता है, वो बोलेगा आपके सामने एक चेस बोर्ड है, ठीक है, चेस बोर्ड है। अब आप ये तो पढ़ के चले गए कि चेस बोर्ड 8x8 का होता है ना, 8x8 का चेस बोर्ड है, उसने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, आपको पता है चेस बोर्ड होता है 8x8 का। अब इसमें मैंने क्वेश्चन पता है क्या पूछा? अब मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया आपके लिए, मैंने बोला जो चेस बोर्ड है ना 8x8 का, मेरे को इसमें ये बता दो 2x2 के कितने बॉक्स हैं, ओनली 2x2 के कितने बॉक्स हैं, बता पाएंगे क्या? ओनली 2x2 के कितने बॉक्स हैं? बस यहाँ पे बच्चे सोचने में मजबूर हो जाते हैं फिर। अब उनको लगता है यार हमने अभी तो सब कुछ समझा था, लेकिन हमने तो सिर्फ क्या समझा था, हमने सिर्फ टोटल समझा था, तो 2x2 के बॉक्स कैसे काउंट करें? देखो 1 मिनट होल्ड कर लेते हैं अभी, 1 मिनट में मैं कुछ नहीं बताने वाला, आप सोचो एक बार कि क्या आप 2x2 के बॉक्स बता सकते हैं क्या? 1 मिनट का भी पोज दे रहा हूँ मैं, कि सोचने का मौका दे रहा हूँ बेसिकली आपको, क्या आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हम जो ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ना अभी, ये एसएससी और बैंकिंग की, तो अगर आप ये ईमानदारी से अगले 60 दिनों तक सारी वीडियोस ईमानदारी से देख लेते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस या पीडीएफ हम अपलोड करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है, लाइक हमारी वेबसाइट है या हमारा ऐप है, वहाँ से आप इजीली उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से अगर आपने इनकी 60 दिन तक प्रैक्टिस कर ली ना ईमानदारी से, तो रीजनिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एसएससी या बैंकिंग में आपसे ना हो, ठीक है। अभी हमने बहुत इजी सा टॉपिक लिया है, दैट इज काउंटिंग ऑफ फिगर, हो पाया 2x2 49, ठीक है, देख लेते हैं। देखो इन्होंने बताया इसका आंसर होना चाहिए 49, एक बच्चा हमारे पास है जिसने आंसर बताया इसका 49। देखते हैं क्या इन्होंने करेक्ट आंसर बताया या नहीं। देखो 8x8 की हमने गणना ऐसे करी थी भाई, 8 × 8, मैं सारे लिखूंगा अभी बोर्ड पे एक बार, 7 × 7, थोड़ा सा आप यहाँ से आगे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वीडियो को, जहाँ तक मैं सीरीज लिखने लगा हूँ, ठीक है। 4 × 4 + 3 × 3, कुछ गलत लिखूंगा तो बता देना भाई, ठीक है, शायद स्क्रीन से बाहर जा रहा होगा लास्ट, नहीं ठीक है, ऑलमोस्ट दिख रहा है आपको, नीचे लिख देता हूँ, +1 × 1, ठीक है। अब एक बात सोचने की है भाई, जब 8x8 का एक बोर्ड है ना, 8x8 का जो चेस बोर्ड है, आप एक बात देख सकते हैं, जो सबसे बड़ा डब्बा है, मैं अंदर वाले डब्बे नहीं बना रहा अभी, जो सबसे बड़ा डब्बा है आउटर वाला, ठीक है, ये कौन सा डब्बा होगा? ये 8x8 का डब्बा होगा ना, ये जो बॉक्स है जो बड़े वाला सबसे, वो कौन सा बॉक्स होगा? 8x8 का। और ऐसे कितने बॉक्स हैं टोटल 8x8 के? एक ही तो है। 8x8 के कितने बॉक्स हैं? ओनली 1। और आपको देख लो इस सीरीज में आपको 1 आंसर कहाँ मिल रहा है? सबसे लास्ट में, यानी कि उसकी सीक्वेंस है ना जो रिवर्स में जाती है। कैसे? यानी जो लास्ट में आपके पास ये वाला नंबर आ रहा है ना, ये लास्ट वाला नंबर, इसका मतलब है ये वाला नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास उस चेस बोर्ड में या जो मैक्सिमम नंबर है ना, यानी कि 8x8 के कितने बॉक्स अवेलेबल होंगे? सिर्फ और सिर्फ 1। अगर मैं पूछूं 7x7 के कितने बॉक्स होंगे? 7x7 के, यानी कि 7 रो वाइज और 7 ही कॉलम वाइज, तो 7x7 के कितने बॉक्स अवेलेबल होंगे आपके पास? 4। 6x6 के कितने होंगे? 9। 6x6 के बाद ये, फिर 5x5 के, 4x4 के, 3x3 के, 2x2 के, और ये 1x1 के। जबकि मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे 2x2 के लिए, तो 2x2 के लिए ये वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था, दैट इज 49। 7 × 7 आंसर वुड बी 49। बोलो क्लियर है बात? इतनी क्लियर है? ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर में, कि किसी भी आकृतियों की गणना करने के लिए स्क्वायर में आपको कितनी बातें आनी चाहिए, ठीक है। अब हम सीखेंगे आयत। आयत क्या होता है? रेक्टेंगल। अभी हमें सब एक बार आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन मिक्स करके दूंगा, ठीक है, 1 बाय 1। फिर हम देखेंगे हम कितने क्वेश्चन उसमें से कर पाएंगे, ठीक है। एक प्रैक्टिस शीट भी हम अपलोड कर देंगे, उसके बाद आप इजिली इनको एक्सेस कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप इजिली पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, चलो नेक्स्ट हेडिंग लगा रहे हैं हम। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल समझते हो क्या होता है भाई? व्हाट इज रेक्टेंगल? इसको आयत हम हिंदी में बोल रहे हैं, पर इसकी डेफिनेशन क्या होती है? किसको आयत बोला जाता है? व्हाट इज आयत और रेक्टेंगल?
हाँ, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की या फिर अपोजिट साइड इक्वल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दिखा दूं, जैसे व्हाइट बोर्ड मेरे सामने लगा हुआ है, ठीक है, आपको शायद पूरा नहीं दिख पा रहा होगा, तो मेरे सामने व्हाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है ना, वो कुछ इस शेप का है, देखो ऐसी शेप का है, ठीक है। इसके आमने सामने वाली भुजाएं दोनों बराबर है, जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है, यानी कि इसके साथ है, और डबल लाइन लगाने मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। आमने सामने वाली लाइन, ठीक है, जिसकी बराबर होती है, लाइन का मतलब जो साइड्स है, अगर वो साइड्स इक्वल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोल देते हैं रेक्टेंगल। अच्छा, अगर ये बात सच है तो क्या स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है क्या? क्या स्क्वायर के लिए भी ये वाली चीज वैलिड होगी या नहीं होगी, बताओ। अगर आमने सामने वाली जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं, अगर वो एक आयत है तो क्या स्क्वायर भी आयत होता है क्या? यस और नो? बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो बताओ भाई मेरे को, क्या स्क्वायर भी एक आयत होता है क्या? होता है, बिल्कुल होता है। क्यों? देखो अब बच्चों को क्या कंफ्यूजन है, बच्चे कहते हैं यार स्क्वायर का तो हमने सर आपको ये बताया था कि इसकी ना चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है भाई, आपने बताया था इसकी चारों भुजाएं बराबर है, बट आयत की क्या प्रॉपर्टी है? आयत ये कहता है कि जिसके आमने सामने वाली या अपोजिट साइड इक्वल होती है उसको आयत बोलते हैं। लेकिन आप देखो ना यार, आप स्क्वायर में भी तो ये वाली बात लग रही है ना, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके, इस बात से मेरे को कोई मैटर नहीं है कि चारों उसकी साइड्स इक्वल है या नहीं, मेरे को किस बात से मतलब है कि सर उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, आयत बोल देते हैं। यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस प्रॉपर्टी में लिखूं इस बात को, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एवरी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। बट वाइस वर्सा नहीं हो सकता ये। हर एक स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, बट रेक्टेंगल क्या नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? चलो, अगर ऐसी बात है तो क्या आप मेरे को बताओ, जो हमने सबसे पहले फिगर बनाया था बहुत छोटा सा ऐसे वाला, तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं इसमें ओनली ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल, जो कि स्क्वायर्स नहीं है, मतलब ओनली रेक्टेंगल। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, ओनली रेक्टेंगल पूछ सकते हैं आपसे, या टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछ सकते हैं, दोनों बातों में अंतर है, ध्यान रखना इस बात को। ऑप्शन भी अकॉर्डिंगली पूछे जाएंगे पेपर में, और अगर पेपर में कुछ भी लिखा नहीं हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, बाय डिफॉल्ट इसका मतलब वो आपसे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछना चाह रहा है। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, ओनली रेक्टेंगल 4 है रेक्टेंगल, ठीक है, और टोटल रेक्टेंगल कितने हैं? टोटल रेक्टेंगल 5 नहीं आएंगे। तो आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। देखो बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि मैंने पूछा ओनली रेक्टेंगल कितने, भाई ओनली रेक्टेंगल देखने जाओगे तो ओनली रेक्टेंगल तो एक ये वाला बनेगा सिर्फ, एग्जैक्ट इस वाले चीज पे आधारित है जो, सिर्फ एक ये रेक्टेंगल बनेगा, एक ऐसी राइट साइड से बनेगा क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है, ऐसी एक टॉप साइड से ये वाली लेयर बनेगी, ये वाली लेयर, और ऐसी नीचे से एक ये वाली लेयर बनेगी। तो टोटल रेक्टेंगल कितने, सॉरी ओनली रेक्टेंगल कितने बनेंगे आपके पास, नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल बनेंगे 4। बट टोटल रेक्टेंगल में हमने अभी एक बात सीखी कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल टू, यानी कि हर एक स्क्वायर अगर रेक्टेंगल भी होता है, इसका मतलब तो फिर वो भी सारे सारे एज अ रेक्टेंगल ही काउंट करने चाहिए। तो स्क्वायर मेरे पास इस फिगर के 5 थे, अगर आपको याद हो कैसे निकाले थे इसके, 1 और 2 लिख के, 2 इंटू टू प्लस 1 इंटू वन। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना टोटल रेक्टेंगल के लिए, तो मेरे पास 5 तो स्क्वायर है, ठीक है, और रेक्टेंगल मेरे पास कितने हैं, रेक्टेंगल है मेरे पास 4। तो टोटल आंसर कितना आ रहेगा भाई, 9। तो टोटल रेक्टेंगल का आंसर आ रहेगा 9। तो टोटल रेक्टेंगल आ जाएंगे 9। बोलो क्लियर है? ठीक है, होपफुली क्लियर होगा आपको ये। बट जैसे ही बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी आपकी। बड़े क्वेश्चन में प्रॉब्लम कैसे शुरू होगी, देखो मान लो एक मैंने एक बड़ा क्वेश्चन पूछा आपसे, थोड़ा सा इसी फिगर को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। मान लो मैंने एक ऐसा फिगर बना दिया, 4x4 का एक मान लेते हैं स्क्वायर बॉक्स है 4x4 का, ठीक है। थोड़ा छोटा बने बड़ा बनेगा तो ये मत सोचना है कि ये रेक्टेंगल नहीं है या फिर स्क्वायर नहीं है प्रॉपर, मैं अपनी तरफ से एक स्क्वायर ही मार्क करके दे रहा हूँ आपको। ये एक ये 4x4 का एक स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है, 4x4 का एक स्क्वायर पीस है। आपको मुझे इसमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपको मुझे बताने हैं। अब यहाँ पे हो सकता है शायद आपको गिनने में थोड़ी सी दिक्कत हो, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, और जिससे आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, बहुत इजीली कर लेंगे। बस फोकस्ड होकर आपने चीज़ों को समझना है, और आपको कहीं से कोई बुक भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमने अपने नोट्स हम
या पीडीएफ आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 60 डेज, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। अभी शायद हो सकता है आपको लग रहा हो तो क्लास सर तो बड़ा सीरियस सा पढ़ा रहे हैं, अभी कोई बात नहीं, थोड़ा फ्लो बनेगा तो आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे अभी, बेसिकली ये तो रिकॉर्डेड क्लास जाने वाली है, ठीक है। जब लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे ना तो मज़ा आने वाला है बहुत, ठीक है। और घबराना नहीं है बिल्कुल भी, रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है। बट जो लोग ये मानते हैं कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, उनको कभी मेरे सामने बिठा देना एक बार, फिर उनको समझ में आएगा कि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट है। कोई बात नहीं, बिठाना कभी सामने उनको भी। क्योंकि कमाल की बात है, काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं कि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, और मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरे को रीजनिंग पढ़ाने के लोग इतने इतने पैसे क्यों देते हैं। अगर ऐसा है तो फिर उनको पैसे नहीं देने चाहिए उन लोगों को। एम आई राइट? सही कह रहा हूँ ना? फिर तो यार ठीक है, चलो इन बातों में नहीं जाएंगे, इन विषयों पे हम कभी बाद में बात करेंगे। वो मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा उसके लिए आपको। हाँ जी, हो गया सॉल्व। चलो, अब यहाँ पे आप आंसर कह रहे हैं, इसका आंसर 52 आएगा, जो कि आंसर इनकरेक्ट है, ठीक है। अब देखो, जैसे छोटा फिगर होता है ना, कभी दिक्कत नहीं होती। देखो लाइफ में जब छोटी प्रॉब्लम आती है ना, तो हम सॉर्ट कर लेते हैं, हम सोचते हैं अपने एंड तक बता के उसको खत्म कर लें। बट जैसी बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, फिर हमें लगता है यार अब तो किसी यार दोस्त को बताना ही पड़ेगा, अब तो मम्मी पापा को बताना पड़ेगा, अब तो बात हमारे बात से निकल गई है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका दिमाग इतना विकसित होना चाहिए कि आप छोटी प्रॉब्लम को भी और बड़ी प्रॉब्लम को भी सेम तरीके से टैकल कर पाए, ठीक है। अगर मैं आपको इसका तरीका बता दूंगा ना, फिर आपके लिए क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। जैसे कि अब मेरे को इसका अगर टोटल रेक्टेंगल निकालने की कोई विधि पता लग जाए, कोई तरीका पता लग जाए, तो फिर मैं यहाँ भी अप्लाई कर दूंगा। उससे होगा क्या, आपका आंसर भी एक्यूरेट आएगा और आपकी स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी, यानी बहुत जल्दी से आप एक्यूरेट आंसर निकाल पाएंगे। वही तरीका लगाना है जो आप स्क्वायर में लगाते आए हैं। मतलब यहाँ पे आपको 1 लिखना है अगेन, और यहाँ पे लिखना है 2, यहाँ पे 1 लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है 2। तो अगर मैं 1 और 2 यहाँ पे लिख दूँ, और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा बताओ। यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा 1 से 1 2 3 और 4, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ फिर 2 3 एंड 4, जैसे सिमिलर हमने स्क्वायर के केस में किया था, 1 2 3 4 1 2 3 4 हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, दूसरा स्टेप। अब ये देखो, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम था टोटल रेक्टेंगल का? हाँ जी बिल्कुल मालूम था। टोटल रेक्टेंगल का आंसर क्या था, 9। अगर मैं ये 9 बनाना सीख गया ना, फिर यहाँ पे तो मेरे लिए बातें बहुत आसान है। जैसे कि अब इसका 9 बनाना कैसे है, आपको कुछ नहीं करना भाई, जो आपको ये दोनों नंबर दिख रहे हैं ना 1 और 2, इन दोनों को ऐड करने का, बस 1 और 2 को ऐड करके यहाँ लिख देने का। 1 और 2 को ऐड करा तो कितना आएगा 3। सिमिलरली इस 1 और 2 को मैं ऐड कर दूँ तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा भाई 3। और अगर मैं 3 और 3 को मल्टीप्लाई करा दूँ डायरेक्टली, 3 और 3 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा दूँ तो आंसर कितना रहेगा 9, जो कि बहुत आसान बात है, ठीक है। मुझे लगता है इसके बाद ये क्वेश्चन 10 सेकंड का रह जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 9। बट ये जो 9 आया ना, ये आपको पता होना चाहिए कि आंसर आया आपके पास टोटल रेक्टेंगल का, ना कि सिर्फ और सिर्फ ओनली रेक्टेंगल का। ये आंसर किसका है, टोटल रेक्टेंगल का। ओनली रेक्टेंगल निकालने तो कैसे निकालोगे, ओनली निकालने के लिए आपको इसमें से स्क्वायर माइनस करने पड़ेंगे। यू हैव टू रिमूव द स्क्वायर्स फ्रॉम द टोटल रेक्टेंगल इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आंसर फॉर ओनली रेक्टेंगल। तो आप क्या करेंगे, 9 आगे, आपको इसके स्क्वायर निकालने आते हैं अलग से, तो अलग से स्क्वायर निकालने कितने आएंगे 5, पिछली बार हमने पिछली शीट पे किए थे, तो -5 कर दो, करेक्ट आंसर इजिली आ जाएगा, ओनली रेक्टेंगल 4 आ जाएंगे। अब ये वाला तो बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। अब क्या करना है, इसमें टोटल रेक्टेंगल के लिए 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है भाई, 1 + 2 + 3 + 4 इक्विवेलेंट टू 10, इक्विवेलेंट टू 10। और इसके लिए भी अगर किसी को फॉर्मूला नहीं आता या इसको एडिशन नहीं करना आता सिंपली, तो इसको आप एडिशन कर सकते हैं n × n+1/2 से, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं जो आपको लगाने पड़ेंगे अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा जल्दी करने के लिए। तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी वहाँ पे, 4 × 5 डिवाइड बाई 2 10 आ जाएगा वहाँ से, ठीक है। और अगर ऐसे एडिशन नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 + 1 5 होता है, 2 + 3 भी 5 होता है, सबको ऐड कर दूंगा तो 10 आ जाएगा भाई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना रहेगा 10 आ जाएगा, और 10 और 10 की मल्टीप्लाई करा दूँ तो आंसर कितना आएगा 100। 10 और 10 की मल्टीप्लाई करा दूँ तो आंसर कितना आएगा 100। बोलो करेक्ट आंसर आ रहेगा 100 आंसर, बताओ। हाँ जी, 100 आ जाना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ ओनली रेक्टेंगल पूछूं तो कैसे निकालोगे आंसर, तो इसमें से क्या रिमूव करना पड़ेगा, 28 क्यों, क्या रिमूव करना है इसमें से, स्क्वायर रिमूव करना है ना, स्क्वायर 28 तो नहीं बनेंगे, 4 × 4 + 3 × 3 9, 2 × 2 4 + 1 × 1, है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 4 सालों से तो इसका आंसर 70 ही आ रहा है। आज पता नहीं कैसे ये 68 हो गया 72 हो गया था,
ठीक है। तो जैसे जैसे करते रहोगे प्रैक्टिस, आपको इनके आंसर्स भी ऑलमोस्ट ऐसे याद जैसी हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर कितना है? 72 नहीं आएगा, फिर 72 लिख दिया। 72 तो मैं ऐसे मजाक में बोल रहा, आंसर 70 आएगा। हाँ, तो आंसर क्या आएगा? 70। तो हमने दो चीजें सीखी अभी। एक तो हमने सीखा है इसमें स्क्वायर स्क्वायर की काउंटिंग कैसे करते हैं, और दूसरी चीज हमने सीखी कि इसमें रेक्टेंगल को हम कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखा है, अभी हम क्वेश्चंस पे नहीं गए। ठीक है, तो हम थर्ड चीज जो सीखने वाले हैं उसका नाम है हमारे पास ट्राइंगल। ठीक है, हम तीसरी चीज जो सीखने लगे हैं उसका नाम है ट्राइंगल। अब मैथ में तो अगर आप जाएंगे ना तो ट्राइंगल बहुत तरह से होते हैं। ठीक है, बट जो रीजनिंग में आपको ट्राइंगल पढ़ने हैं ना, वो दो ही तरीके से पढ़ने हैं भाई। ट्राइंगल दो ही तरीके के होते हैं रीजनिंग में। ठीक है, एक जिसको हम बोलते हैं ओपन ट्राइंगल, यहाँ भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। एक होता है ओपन ट्राइंगल और एक होता है क्लोज ट्राइंगल। अब भाई ओपन ट्राइंगल क्या होता है और क्लोज ट्राइंगल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, क्या होता है ओपन ट्राइंगल? किसी बच्चे को पता है क्या ओपन ट्राइंगल किसे बोला जाता है? अब कुछ कुछ लोग ऐसा बोलते हैं या सोच रहे होंगे कि जिसका एक कोना या एक लाइन आपस में ना कनेक्टेड हो, उसको ओपन ट्रायंगल बोलना चाहिए, है ना? किसी को लग रहा होगा ऐसे, यार सर ऐसा कह रहे होंगे आप, ओपन ट्रायंगल ही ओपन ट्रायंगल। भाई ये ट्रायंगल ही नहीं है। ठीक है, इसको ट्रायंगल ही नहीं बोला करते। जो चीज कनेक्ट ही नहीं हुई उसको ट्रायंगल कहाँ से बोल दोगे? तीन लाइनें कनेक्ट ही नहीं हुई तो वो ट्रायंगल तो नहीं है एटलीस्ट। तो फिर ओपन ट्रायंगल क्या हुआ? फिर तो या तो फिर मैं टर्मिनोलॉजी गलत यूज कर रहा हूँ, या फिर आपको थोड़ा कम पता है, या फिर मेरे को आपसे भी ज्यादा कम पता है। तो ओपन ट्रायंगल क्यों बोल रहा हूँ? क्या होना चाहिए? कुछ दिमाग से कुछ आ रहा है? नाम से तो शायद आप नहीं जज कर पा रहे ओपन ट्रायंगल या क्लोज ट्रायंगल क्या है, बट आपको बताना पड़ेगा, वरना मैं तो बताऊंगा ही आपको। कोशिश कर लो अगर कर सकते हो तो। हाँ जी, जो ऑफलाइन बैठे हैं बच्चे, आप बता सकते हो क्या क्या होता है जी ओपन ट्रायंगल, क्या होता है जी क्लोज ट्रायंगल? कोई परिभाषा ओपन ट्रायंगल की होती हो, कोई क्लोज ट्रायंगल की होती हो? ओवरलैपिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओपन ट्रायंगल, क्लोज ट्रायंगल, ओपन ट्रायंगल ना ऐसे ट्रायंगल होते हैं जो सिर्फ अपने आप में ही ट्रायंगल होते हैं। तो फिर कहोगे यार इसमें खास की बात क्या है, फिर तो आप ट्रायंगल ही बोल देते हो उनको। मैं कह रहा हूँ ओपन ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होते हैं जो अपने आप में सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल होते हैं। क्लोज ट्रायंगल क्या होते हैं? मान लो आज से अभी कितने बज गए हैं? ठीक है, 3 साढ़े 3 का टाइम है। मान लो अभी ऑलमोस्ट चाय का टाइम होने वाला है, तो मेरा मन किया यार मैं सैंडविच खाना है, मेरे को सैंडविच खाना है। सन्नी भैया आज मेरे को सैंडविच खिला दो यार, ठीक है? और सन्नी का ठीक है सर सैंडविच खिला देता हूँ आपको। तो क्या उसने क्या किया, एक ऐसे ब्रेड का पीस उठा लिया, ठीक है, उसमें जो भी स्टफिंग करनी थी कर दी, ऐसे बना दिया। मैंने कहा नहीं यार मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को ये स्क्वायर शेप वाला अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को ट्रायंगल की शेप का दे दो ना। तो उन्होंने क्या किया, उनका ठीक है कोई बात नहीं। या फिर मेरा एक और दोस्त आ गया, मेरे को मैंने कहा 2 लोगों को चाहिए, तो उसने कहा 2 लोगों को सर मैं ऐसे बांट दूं क्या कि दोनों को ऐसे ऐसे दे दूं? फिर 2 ट्रायंगल बन गए इसमें से। मैं कहा नहीं दो नहीं यार, 2 बंदे और आ गए, जल्दी से क्या करेगा? उसने कहा सर इसी के 4 पीस कर दूंगा। तो उसने कहा ऐसे बना दूं क्या? तो अब बेसिकली जो मैंने उसको ऑर्डर किया था सैंडविच, वो इन द फॉर्म ऑफ क्या लेके आया था? वो ब्रेड जो लाया था वो इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर लेके आया था। ठीक है, बट मैंने उससे क्या डिमांड करी, यार मेरे को तो ट्रायंगल की फॉर्म में चाहिए। तो उसने क्या किया, उसके डायगोनल्स को आपस में कट कर दिया, डायगोनल से डायगोनल मिला दिए बेसिकली, और उसके 4 पीस कर दिए। तो बेसिकली ऐसी आकृतियां जिसकी बाहर की शेप तो कुछ और हो, जिसकी बाहर की शेप कुछ और हो पर अंदर की शेप क्या हो, ट्राइंगल, तो ऐसे ट्राइंगल्स को क्या बोला जाता है? क्लोज्ड ट्राइंगल। क्लियर है बात? ऐसी शेप्स जिसकी आउटर शेप आयत भी हो सकती थी, रेक्टेंगल भी हो सकता था ना, और अंदर क्या हो सकता था उसके? ट्राइंगल। तो जिसके अंदर ट्राइंगल हो और बाहर की आकृति कुछ और हो, ऐसी आकृतियों को हम बोलते हैं क्लोज ट्राइंगल। ऑन द अदर हैंड, जैसे आपके वो होते हैं बिंगो, बिंगो खाया है? बिंगो ही होता है, सो क्या बोलते हैं उसको? बिंगो ही होता है वो, जैसे जो 3 कॉर्नर शेप आता है, हाँ बिंगो होता है। जो भी होता है इस तरह की शेप वाली जो भी चीजें आप खाते हो, है ना, या देखते हो अपनी लाइफ में, उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल का कोई एक एग्जाम्पल दे सकता है कोई और रियल लाइफ एग्जाम्पल ट्राइंगल का? कोई भी? समोसे की शेप भी ऐसी होती है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, है ना? और कौन सा हो सकता है ट्राइंगल? और कहाँ देखा है आपने ट्राइंगल जो आपने कभी देखा हो कहीं ना कहीं? स्क्विड गेम मत बोलना, स्क्विड गेम में भी देखा था हमने ट्राइंगल सर्कल और स्क्वायर देखे थे हमने वहां पे। और सैंडविच, सैंडविच वाला तो मैंने बताया ओपन ट्राइंगल में कुछ है ओपन। हाँ जो अपने आप में ट्राइंगल हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो जहाँ पे सिर्फ देखने में जो ट्राइंगल दिख रहा था आपको। चलो ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको कोई ऐसा सा आपको जनरल लाइफ में या रियल लाइफ में कोई ऐसा एग्जांपल याद आता है तो। ठीक है, क्लोज का मैंने बता ही दिया। ऐसे ना बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, जैसे मान लो हम पिज्जा खाने जाते हैं, आपने देखा बड़ी कमाल की बात कि उसका जो बाहर का जो डब्बा होता है ना, वो स्क्वायर होता है, अंदर उसके सर्कल होता है, और उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर ट्राइंगल होते हैं। बहुत कमाल की बात है ना?
पता नहीं तीनों चीज़ें उसी में कवर हो जाती है। मेरे को लगता है शायद स्क्विड गेम भी उससे ही बना था। तीनों आइडियाज उन्हें वहीं से उठाए होंगे ना, बाहर का ऐसा था, अंदर उसके ऐसा था, और उसके अंदर ऐसा था, ये तीनों शेप से मिला के स्क्विड गेम बना दिया। हाँ, मैं उसकी प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, मेरे को बहुत पसंद है पर्सनली। ठीक है, ठीक है, 27 जून को देखेंगे सीजन 3। चलो यहाँ पे आते हैं ट्राइंगल पे। ओपन ट्राइंगल की बात कर रहा था, लेकिन ओपन ट्राइंगल में आगे आगे कौन कौन सी शेप बन सकती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ? क्या इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करने लगूँ तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ जी। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन ट्राइंगल और क्लोज ट्राइंगल में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिकली पूछेंगे आपसे ट्राइंगल ही, बट दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, इसमें तो कुछ गिनने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिंपली एक ट्राइंगल दिख रहा है। यहाँ पे कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं? 3 ट्राइंगल। आप कहोगे एक लेफ्ट साइड से दिख रहा है, एक राइट साइड से दिख रहा है, और एक एज अ ओवरऑल दिख रहा है। तो आपको 3 ट्राइंगल दिख रहे होंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने ट्राइंगल दिखेंगे आपको? आप सोचोगे सर अब तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, या मैं और बड़ा बना दूं तो थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, आपको ना क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि जो ट्राइंगल है ना वो बनता कैसे है। ट्राइंगल एक बेस पे बनता है हमेशा, ये बात ध्यान रखना। ट्राइंगल हमेशा एक बेस पे बनता है। जैसे इसका बेस ये है ट्राइंगल का, ओपन ट्राइंगल का, इसका ये बेस है और इसका ये बेस है। आपने क्या करना है, बस बेस पे मार बेस पे मार्किंग कर देनी है। मतलब ऐसी 1 2 जैसे हमने गिनती पहले लगाई थी, इसको 1 बोल देना है, इसको 2 बोल देना है, सिंपली। ऐसे यहाँ पे करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, इसको 1 बोल दूंगा, इसको 2 बोल दूंगा भाई, इसको 3 बोल दूंगा, और इसको बोल दूंगा 4। आपने कुछ नहीं करना भाई, जो भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, सबको बस ऐड ऑन कर दो, बात खत्म। ठीक है, पहले वाले केस में तो कुछ जरूरत ही नहीं है। अगर इसमें भी जरूरत है भाई दिमाग लगाने की, फिर तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, इसका आंसर तो 1 ही आएगा। 1 और 2 को ऐड कर दूं तो सिंपली 1 + 2 = 3 होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूं 1 + 2 + 3 + 4, वो अभी मैंने आपको बताया भी था, तो आंसर कितना रहेगा? 10 आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अब इसमें हम आगे आगे इसके वेरिएशन देखेंगे, कैसे कैसे वेरिएशन इसके आ सकते हैं। ठीक है, पेपर में अभी तो सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ भाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो पेपर में नहीं पूछे जाने वाले, भाई मैं अभी क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या सीख रहे हैं? कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, आगे आगे सीखते हैं भाई क्लोज ट्राइंगल को। अभी अभी मैंने बना के बताया, और इसमें देखा कि कितने ट्राइंगल हो सकते हैं। हाँ जी प्रियंका, कितने ट्राइंगल होने चाहिए इसमें? हाँ जी बेटा, आप बताओ कितने ट्राइंगल होने चाहिए? 6 नहीं, इसमें ज्यादा ट्राइंगल है, देखो ध्यान से। अब देख लो, 4 तो ही छोटे ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, जो 4 पीस हमने खाने की प्लानिंग करी थी। फिर मैंने सोचा कि अगर साथ वाले का हिस्सा ही मिल जाए तो बात बन जाए। साथ वाले का हिस्सा मिल जाए तो मतलब ये वाला पूरा पीस मिल जाए। तो अगर दूसरे वाली साइड से देखूं तो ये वाला पूरा पीस मेरे को मिल जाए। ठीक है, और अगर मैं ऊपर की साइड से देखूं तो क्या ये वाला भी एक और पीस हो सकता है ऐसा ही? और अगर ऐसे में देखो तो ये वाला पीस भी हो सकता है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल में ना हमेशा आप ध्यान रखना, सिमेट्रिकल फिगर्स का आंसर हमेशा 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 इवन नंबर ही आएगा। वैसे तो बाकी 6 भी इवन नंबर था, बट वो करेक्ट नहीं था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 8। अब वो 8 आंसर निकालना कैसे है भाई? क्योंकि हो सकता है इसकी जगह मैं कोई ऐसा इंग्लैंड का झंडा या पता नहीं कुछ ऐसा दिखता है देखने को, अगर मैं इसमें और सारे कट लगा दूं, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे भी कर दूं मैं। ठीक है, इसको ओपन ट्रायंगल नहीं कहना, पूरा जोड़ लो। ठीक है, ऐसे कर दूं तो अब आपके लिए गिनती गिनना और भी मुश्किल है। इसमें और कट लगा दूंगा तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या तरीके से इसको सोचना है, आप इसमें क्या करो, वही 1 2 3 4 की नंबरिंग लगाओ, जहां से दिल करता है वहां मन लिखो। ठीक है, और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी चल रहा हो, पर एक ही ऑर्डर में जाना। मान लो मैं यहाँ से चलता हूँ स्टार्टिंग 1, चाहे 10 से लिख लो चाहे 10 से लिख लो, नंबरिंग तो 4 पे खत्म होगी। 1 2 3 और 4। अगर मैं उल्टा भी कहीं से लिखता ना, तो मैक्सी नंबरिंग तो 4 पे खत्म होनी थी। तो मैक्सी नंबरिंग जहाँ पे खत्म होगी ना आपकी, या फिर ऐसे लिख लो लास्ट नंबर जो भी आपको दिखाई देने वाला है, और इंटू 2 कर दो उसको, बस बात खत्म। लास्ट नंबर इंटू 2 कर दो, करेक्ट आंसर मिल जाएगा, दैट इज 8 ओनली। बोलो क्लियर है कि नहीं बात? आपको क्लियर कट और सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, दैट इज 8। हाँ जी, समझ में आई आपको ये बात क्या? अभी हो सकता है थोड़ा सा कैमरा ना, थोड़ा सा फोकस शायद से बीच में ब्लरी हो जाता है, तो उसको हम देख लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे आए, इसका आंसर तो निकाल लोगे। अब आप कहाँ से लिखना स्टार्ट करो? कहीं से लिख लो जहाँ दिल करता है यार। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या लिख दो इसका आंसर? 8 का डबल। तो 8 का डबल क्या होने वाला है? 16। तो इसी के ऊपर लिख देता हूँ 16। ठीक है, या फिर अलग लिख लो 16 एक ही बात। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई? 16 आ जाएगा। बोलो क्लियर है बात? ठीक है, ठीक है, इसका आंसर आएगा 16। 16। ठीक है, चलो एक चीज़ और सीखते हैं अभी हम। एक चीज़ और जो नहीं सीखने वाले हैं, ये कैसे कलर चेंज हो गया बोर्ड का? चलो इसी पढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक लग रहा है कलर ये? चलो चल जाएगा। अगला है हमारा सर्कल, जिसकी मैं बारे में बात कर रहा था, जिसकी शायद आप वेट भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये सबसे आसान चीज़ है ना? सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्त। वो वृत्त बोलते हैं। अब भाई ये सबसे आसान पता है क्यों है? क्योंकि सर्कल के लिए कोई भी ट्रिक काम करने वाली नहीं है, या फिर हम कोई भी ट्रिक इसमें यूज़ करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया में ना कभी भी 2 सर्कल मिलके तीसरा सर्कल नहीं बना सकते।
या 3 सर्कल मिलके कभी भी चौथा सर्कल फॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 सर्कल है, जैसे हम वेन डायग्राम में बना लेते हैं, मान लो एक ये बना दिया या इसके ऊपर एक और प्लेस कर दिया 2, तो यहाँ से कभी तीसरा सर्कल नहीं बनने वाला भाई, ठीक है। इसके ऊपर एक और रख दूँ तो भी 3 ही सर्कल है, चौथा नहीं बनने वाला भाई। यहाँ पे रख दूँ तो भी 4 ही है, 5 नहीं हो सकते वो कभी। यहाँ बना दूँ तो 5 ही है, कभी 6 नहीं हो सकते। तो मैं कहीं भी बना दूँ तो हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सर्कल्स ही काउंट होंगे। तो जितने इंडिविजुअल सर्कल्स हैं वही आपका करेक्ट आंसर होगा। बोलो क्लियर है बात? कैमरा स्लीप मोड में चला गया था क्या? नहीं, बोलो कैमरा सोने लग गया। ठीक है, कितने आंसर आएंगे भाई इसका? 1 2 3 4 5 और 6, तो इजीली हम बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? 6। बोलो क्लियर है ये वाली बात आपको? हाँ जी क्लियर है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा 6। ठीक, इसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं, एक 3D शेप देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस में आएंगे सीधा। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जहाँ पे हम वीडियो को इसके बाद एंड करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई इस तरह की 3D शेप आ जाती है, इसमें 3 तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। या तो आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, या तो आपसे पूछेगा टोटल, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि कितने विजिबल बॉक्स हैं, और या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि कितने हिडन बॉक्सेस इसमें फिगर में जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। ठीक, 3 तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जो नीचे वाला फ्लोर है ना, ये जहाँ पे सबसे पहले फ्लोर में जहाँ पे ये डब्बे बने हुए हैं, यहाँ पे आप इसको 1 मार्क कर दो, 1 1 और 1। जनरली हम क्या करते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसको 0 मानते हैं, लेकिन इस तरह क्वेश्चन में जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है आपको यहाँ पे 1 नंबर मार्क कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर जो भी इमारत बनी हुई है इसको हम 2 मार्क कर देंगे, और जो सबसे टॉप पे इमारत बनी है उसको हम 3 मार्क कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन आया टोटल नंबर ऑफ फिगर्स का, ठीक है, कि टोटल कितने फिगर्स इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपने करना क्या है, ऑल यू हैव टू डू इज टू ऐड ऑल ऑफ दीज नंबर्स। सारे के सारे नंबर आपको ऐड कर देने सिंपली। 1 + 1 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 कितना? 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा? 10। तो टोटल क्वेश्चन टोटल जो बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं इस 3D फिगर में वो कितने होंगे? 10। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि विजिबल बॉक्सेस कितने हैं। विजिबल बॉक्सेस तो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं कि 3 नीचे है, 2 इसके ऊपर है, 1 इसके ऊपर है, तो विजिबल बॉक्सेस कितने हैं? 6। पर अगर आपको पता है कि 10 में से 6 बॉक्सेस आपके पास विजिबल है, तो कितने बॉक्सेस आपके पास ऐसे होंगे जो हिडन होंगे? वो होंगे 4। 10 - 6 दैट इज 4। तो तीनों तरह के क्वेश्चन का आप इजीली आंसर कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे हम स्क्वायर्स की काउंटिंग कर सकते हैं, कैसे हम रेक्टेंगल की काउंटिंग कर सकते हैं, फिर हमने सीखा ट्राइंगल की काउंटिंग, फिर सर्कल, और उसके बाद हमने एक 3D शेप बना के देखी। ठीक है, आज मैं एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे बनाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे और उसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, जो आपने घर से सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, वो मैं क्विकली यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें तो वीडियो को 5-6 सेकंड आगे कर सकते हैं, सो दैट मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे बना पाऊँ उतनी देर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, कि इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, ठीक है, और इसमें हिडन बॉक्सेस कितने हैं, और इसमें कितने ऐसे बॉक्सेस हैं जो हिडन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।